फाइन. सो नाउ दिस इज आवर, हमने नोज डिस्कस कर लिया, फिर नेजल चैम्बर, फिर ऑल्फैक्टरी चैम्बर. तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर जो बेसिक कंसेप्ट है ये हम पढ़ेंगे किधर, इन द नोज एज ए सेंस ऑर्गन. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा दैट इज फेरिंग्स. ओके. तो इधर हम लोग एक नोट लिख देंगे. ओके. सो विल राइट ए नोट. तो क्या नोट लिख देंगे, उसका जो फंक्शंस है. ओके. सो उसका जो फंक्शंस है उसको हम लोग लिख लेंगे. Now, the nose and nasal cavity perform the following important functions. नंबर 12 कर दिया जाए. तो सबसे पहले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर, filter out debris from inhaled air and secrete antibacterial substances, house olfactory receptors, okay, houses, and enhances the resonance of the voice. तो आप देखोगे जो हिमेश रेशमिया है वो कैसा गाना गाता है बताइए. धनक दिखलागा, धनक दिखलागा. तो मतलब क्या है, उसका एक नेजलाइज्ड साउंड है. ओके. तो इसलिए कोई कोई देखोगे नाक को ज्यादा यूज करते हैं, कोई कोई देखोगे नाक को कम यूज करते हैं. तो दैट इज द कंसेप्ट. So which is why your voice sounds funny when you have stuffed up nose. मतलब जब आपका नाक में घी हो जाता है तब आपका साउंड अजीब सा सुनाई देता है. ओके. सो ये हमारा हो गया नोट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंसेप्ट. ओके. कलर क्या करें, चलो. तो अब ऑल्फैक्टरी चैम्बर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सो अब आ जाएगा फेरिंग्स. The olfactory chamber leads to the pharynx. ओके. सो ये आपका pharynx के तरफ चलेगा. Now what is pharynx? So pharynx is a common passage for air as well as food. ठीक है. So it is a common passage for air as well as food. It is divided into क्या, 3 parts. nasopharynx in front of क्या, Olfactory chamber. in fact of olfactory chamber. नेक्स्ट पॉइंट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. एंड ओके. सो उसके बाद आ जाएगा ओरोफेरिंग्स. ओके. हाँ हाँ मिटू. ओरोफेरिंग्स एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, लैरिंगोफेरिंग्स. ठीक है. सो इसीलिए नाजोफेरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ओरोफेरिंग्स इन फ्रंट ऑफ क्या, द Buccal cavity. buccal cavity, and laryngopharynx in Below oropharynx. in the क्या बोलेंगे, laryngeal cavity और क्या, तो वहां आपका laryngopharynx आ जाएगा. ठीक है. So this is the case. Now nasopharynx and oropharynx mother are separated, okay, from each other. देखा तोता भी कैसे पढ़ रहा है हमारे साथ, तब नहीं गलो बैठो. तो
तो वो भी इधर जूलॉजी को पढ़ रहा है. So nasopharynx, pharynx and oropharynx नहीं जवाहर are separated from each other by the क्या internal nostrils या nares. ओके, आप इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को नेयर्स भी बोल सकते हो. क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ बोलो. सर ये तीनों में से वाल्डेट्स रिंग किसका पार्ट होता है? किसी का भी पार्ट नहीं होता है वाल्डेर्स रिंग. ओके, चलो. तो वाल्डेर्स रिंग क्या है उसको इमेजिन करोगे तो आप जान जाओगे. तो वाल्डेर्स रिंग इज जस्ट ए रिंग which a doctor sees when he is क्या he is हाँ, आप अगर जबरदस्ती बोलना चाहोगे तो आप कह सकते हो ये आपका जो ओरोफेरिंक्स का पार्ट है, बिकॉज इसमें ओरो नाजो दोनों ही कम्युनिकेशन में रहेगा, क्योंकि वहां नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल है. तो ये अगेन दिस इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो नेजल को डिनोट करेगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो ओरल को डिनोट करेगा. तो इसलिए हम क्योंकि ऐसा कोई रिंग होता नहीं है, वो एक इमेजिनरी रिंग है. उसको क्यों रिंग कहते हैं? क्योंकि वहां सारा टॉन्सिल्स होता है. तो दैट रिंग, so it is having both nasopharyngeal part as well as oropharyngeal part. ठीक है? ये क्वेश्चन में आया था कि कौन से पार्ट में होता है. नहीं, वो वही लोग जवाब देंगे भैया, हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तो दोनों पार्ट होता है ना. अब हम बोथ होगा तो बोथ मार देंगे. ओके, बिकॉज जो गधा होता है ना वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर आप उसका ऊपर वाला पार्ट देखोगे, अगर वाल्डेर्स रिंग आपको रिकॉल करता है, सी सपोज ये हमारा वाल्डेर्स रिंग है. ओके ना, ये वाल्डेर्स रिंग है, समझ रहे हो? तो अब ये टंग है आपका, दिस इज द टंग. फाइन. तो ये टंग है, तो इसीलिए यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ आपका होगा जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स, फेरिंजियल टॉन्सिल्स. तो इसको हम लोग नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं. नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स जो ऊपर होगा. फाइन. क्यों? इधर से लटक रहा होगा कौन? यूव्यूला. तो ये यूव्यूला है, तो इसीलिए यूव्यूला जो है उसके ऊपर क्या होगा? मैंने इस यहाँ जो है ऑल दीज, अगर हम लोग इसको कुछ डार्क पैचेस बना दें, सो दिस जो टॉन्सिल्स है, ये जो छोटा छोटा टॉन्सिल्स होगा, ये नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स होगा. ओके, नाउ ये जो है कैविटी, ये आपका ओरल कैविटी है कि नहीं? तो ये आपका जो बकल कैविटी से जो ये फॉसियल लाइन है एक्चुअली, मतलब इस तरफ है बकल कैविटी, पीछे है ओरोफेरिंक्स. ठीक है? एंड उसके साइड में आपके क्या होंगे? जो फॉसियल टॉन्सिल्स होंगे. टंग में क्या होगा? लिंगुअल टॉन्सिल्स होगा. अब बताओ इसको कौन सा फेरिंग्स में रखेंगे? अब आप रख सकते हो तो रख लो. फाइन. सो इसीलिए ये ऊपर वाला जो, उसका आंसर क्या दिया था उन लोगों ने? नासोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स दिया था. तो दोनों है तो दोनों होगा. तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर बोथ है तो वो हो सकता है, सिंगल नहीं हो सकता. तो ये वाला नासोफेरिंजियल पार्ट है, नीचे वाला ओरोफेरिंजियल पार्ट. क्लियर? सो बोथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बोल ही रहा था कि बोथ होगा, बट कोई एक नहीं हो सकता. ओके, चलिए. तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक चल रहा है ना. एक और डिस्कशन करेंगे. सो अब हम लोग चलेंगे क्या? तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर दिया अप टू द फेरिंग्स. तो इसलिए फेरिंग्स क्या है? इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज द फूड. क्योंकि आप जब बड़े होते हो तो शायद आपने कभी फील नहीं किया होगा, बट जो छोटा बच्चा है ना, कभी उल्टी करते समय भी वो फूड वापस चला जाता है इधर, ओरोफेरिंक्स से नासोफेरिंक्स. ठीक है?
सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए इस हम लोग इसको URT लिखते हैं पहले। तो इसीलिए यहाँ हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, सिंस इट इज एन एबनॉर्मलिटी, ग्रीन से लिखेंगे दैट in case of some problem, okay, in case of some problem, the in case of infants लिख देते हैं, चलो प्रॉब्लम क्यों लिखेंगे, in case of infants sometimes food passes from oropharynx, okay, from oropharynx to the nasopharynx via क्या, internal nostrils, ठीक है। Okay, so in case of infant, sometime food passes from oropharynx to the nasopharynx via internal nostrils. Okay, now generally this backflow is guarded by a fold of muscle tissue hanging from the roof, hanging from the palate, known as क्या, uvula। हाँ, तो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, uvula उसको बंद कर देता है, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ। ठीक है जी, Yes. सो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद आपका जो फेरिंग्स है, सो नाउ दिस फेरिंग्स, इसका फंक्शन में हम लोग क्या क्या बोल देंगे, बोलिए। तो इट दिस हेल्प्स इन रेजोनेशन, दिस हेल्प्स इन पैसेज ऑफ फूड, हर कुछ हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद एक और भी गड़बड़ है उधर, क्या गड़बड़ है बोलो। नाउ फूड when swallowed, okay, from buccal cavity, from buccal cavity to oropharynx to laryngopharynx, okay. So when food is swallowed, okay, when food is swallowed from buccal cavity to oropharynx to laryngopharynx, क्या होगा, यहाँ एक ग्रीन पॉइंट लिख सकते हैं, there is a tendency that these food bolus will enter into the trachea via glottis, है कि नहीं। So there is a tendency that this food bolus will enter into the trachea via glottis. So this is prevented, कैसे बोलिए। So this is prevented by a cartilaginous flap no of larynx, known as क्या, epiglottis, ठीक है। It closes the glottis during swallowing, ठीक है।
तो समझ में आया? So this is prevented by cartilaginous flap of larynx known as epiglottis. Okay, it closes the glottis during swallow. समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए फूड जो है वो ओरोफेरिंक्स से चला जाएगा लैरिंगोफेरिंक्स, वहां से वो ट्रैकिया के अंदर घुस जाएगा इंस्टेड ऑफ गले. ओके, there's a tendency that this food bolus will enter into trachea via glottis. ब्रैकेट में लिख देते हैं instead of gullet. Okay, so this is prevented by epiglottis. कोई शक? No, sir. चलिए, तो उसके बाद हम No. इसके बाद लैरिंग्स डिस्कस करेंगे. तो लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है, वो हमारा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो दैट वी विल डिस्कस इन द एंड. ठीक है, तो उसके बाद लैरिंगोफेरिक्स डिस्कस करते हैं हम लोग. So the last part of pharynx is also known as laryngopharynx. Laryngopharynx. तो इसको हम लोग laryngopharynx बोलेंगे. Okay, the last portion of pharynx, laryngopharynx extends from the hyoid bone to the esophagus. Okay, the tube that conveys food into the stomach. Anteriorly it opens into the larynx. तो larynx को हम क्या बोलते हैं? Voice box. And posteriorly it opens into the esophagus. Okay, like the oropharynx, it is a passageway for both food and air, and so is lined with a non-keratinized stratified epithelium. Okay, a non-keratinized stratified squamous epithelium. ये आप जानते हो कि जहां स्ट्रेस रहता है वहां स्ट्रेटिफाइड लेयर होगा, बट यहाँ ये बॉडी के अंदर है, इसलिए केराटिन डिपोजिशन नहीं होगा. सो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो कल रात को हम लोग वजाइना में भी पढ़े थे, वल्वा में भी, वजाइना में भी. सो दैट यही लेयर होता है टू प्रिवेंट एब्रेशन फ्रॉम फूड. तो जो खाना खा रहे हो आप, वो उसको नोच नाच सकता है, तो उससे बचने के लिए आपका ये होता है. क्लियर? सो दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लैरिंग्स वी विल डिस्कस लास्ट बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ रेस्पिरेशन. इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन. तो इसलिए वो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. अब हम लोग चले जाएंगे आगे इनटू ट्रैकिया. तो ठीक है, हाँ बोलो. सर वो क्वेश्चन एक था कि laryngopharynx receives how many openings, sir? क्या? ऑप्शन में 2 laryngopharynx receives how many openings? दो ही होगा, एक ग्लॉटिस होगा, एक गलेट होगा. और सर वो जो 2 ईयर ओपनिंग्स उसको नहीं इंक्लूड करेंगे? ईयर ओपनिंग को कर सकते हैं, तो वैसे 4 बोल सकते हो. समझ रहे हो ना? यस सर. वो तो एक्चुअली फेरिंग्स से नहीं आ रहा है, तो इसलिए शायद इंक्लूड ना करते हो. यस सर, इसमें आंसर 2 दिया था सर. हाँ, तो 2 दिया होगा तो लैरिंगो क्या ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, तो दे मे नॉट Yes, sir. हैव कंसीडर्ड ग्लॉटिस एंड गलेट. यस ईयर ओपनिंग. चलिए अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया. हाँ बोलो. नेजल जो ओपनिंग है प्लीज वो बी लाउडर. आद्या लाउडर होइए आपका. सर वो बोलो. सर नेजल ओपनिंग ओरोफैरिंक्स में नहीं होगा क्या? नेजल ओपनिंग ओरोफेरिंक्स में कहाँ से आ जाएगा? सर इनर नॉस्ट्रल्स. वो नेजल ओपनिंग थोड़ी है. नेजल ओपनिंग ईयर ओपनिंग्स. नाक का ओपनिंग. तो नाक का ओपनिंग को नेजल ओपनिंग बोला जाता है ना.
तो वो थोड़ी आपका इधर होगा। नॉस्ट्रिल जो है इट इज ए पैसेज वे बिटवीन द नाजो एंड ओरोफेरिंग्स, तो वो उसको नाजल नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो, क्या दुख है आपका? सर मैंने ईयर ओपनिंग्स का शायद से राध्या को नेजल नहीं ओपनिंग्स लगा। एयर ओपनिंग तो हो सकता हाँ है, सर सॉरी। बट नाजल ओपनिंग नहीं होगा, नाजल ओपनिंग अलग चीज होता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। सो नाउ वी विल गो इनटू ट्रैकिया। तो इसलिए आधा ट्रैकिया जो है वो अपर में आ जाएगा, आधा ट्रैकिया जो है वो लोअर में आ जाएगा। सो इसलिए वी कैन राइट हियर, ओके, ऐसा हो गया। चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैकिया। So the inspired air passes from the larynx into the trachea, okay, often called windpipe, because it delivers this air to the lower structures of the respiratory tract. Okay. Now the trachea is a hollow tube about 2 centimeter in diameter and about 10 to 12 centimeter long. ठीक है, तो जितना लंबा आपका गर्दन होगा, बिकॉज ट्रैकिया आपका लैरिंग से लेकर पूरा लंग हाइलम तक जाएगा, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, एक छोटे स्केल जितना। बट सपोज आपका गर्दन लंबा है तो ये और भी लंबा हो सकता है। इट बिगिंस, ये कहाँ शुरू होता है? इट बिगिंस इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेक and extends to the mediastinum. What is the mediastinum? बोलिए, address of the heart, ठीक है, एड्रेस या आप लोकेशन ऑफ द हार्ट बोल सकते हो, इन द thoracic cavity, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो। Okay, address या location of the heart in the thoracic cavity. Okay, so this is very very important about the trachea. Now अब ये जो trachea है, सुनिए, अभी you know we are breathing, we don't even know. Now अगर मैं आपको पूछूं कि एक खुला हुआ बलून फुलाना आसान है ना एक नया अनओपन्ड बलून फुलाना आसान है? माने इन्फ्लेटेड बलून फुलाना आसान है ना डिफ्लेटेड बलून फुलाना आसान है? Inflated. बताइए। Inflated balloons. हाँ, actually your voice is totally not audible. You have to talk loud. बोलिए। Inflated balloon sir. हाँ तो जोर से बोलो, खा पी के क्लास किया करो ना, आपका आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सर actually माइक थोड़ा गड़बड़ है आज, उससे नहीं आ रहा आवाज। मैं अब उसका तो आप मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए, so the rings of hyaline cartilage, okay, cover the anterior and lateral surface of the trachea, but not its posterior surface. Okay, इसको C shaped rings बोलते हैं हम लोग। Okay, इधर हम लोग लिख सकते हैं the C shaped rings of hyaline cartilage. तो यह है C shaped rings of hyaline cartilage. Cover the anterior and lateral surface of trachea, but not its posterior surface, giving it a C shape. ठीक है,
तो वो सी शेप दे रहा है। द कार्टिलेज रिंग्स आर रैपिड रिजिड इनफ टू सपोर्ट द ट्रैकिया एंड कीप इट ओपन और पैटेंट। तो इसको ओपन को पैटेंट बोलते हैं हम लोग, ओके, या पेटेंट आप बोल सकते हो स्टाइल में, फाइन। सो कीप इट ओपन और पेटेंट, but they are also flexible enough to allow the trachea to change diameter during pulmonary ventilation. मतलब ये rigid भी है and flexible भी है, understood? तो rigid क्यों है? ताकि वो support कर सके, okay? Now suppose आपको गुगनी बेचना है, okay? आप देखोगे कि जो काउंटर में गुगनी बेचता है, फाइन, सपोज यू आर सेलिंग गुगनी, तो आपने क्या किया, ऐसे एक पॉलीथीन लिया एंड इस पॉलीथीन में इस हंडी से गुगनी डाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए स्पून, तो यू आर पोरिंग द गुगनी। तो इज इट ओके ना, इसमें से गिर सकता है? गिर सकता है। क्यों? अगर ये माउथ कोलैप्स कर गया तो, फाइन, तो Yes, इससे sir. जब वो डाल रहा होगा, अगर माउथ बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा गुगनी नीचे गिर जाए, ओके। सो इसीलिए जो लोग प्रोफेशनल गुगनी सेलर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सो दे विल ब्रिंग ए ग्लास, ओके, एक ग्लास लाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे पॉलीथीन, ओके, ये आपका पॉलीथीन डाल दिया, उसका मुंह बाहर की तरफ ऐसा होगा, खुला है। अब क्या करेगा वो, धड़ाधड़ गुगनी ढाल देगा। जब गुगनी ढालेगा तो आप गुगनी बाहर नहीं गिरेगा। वाई? बिकॉज द एंटायर पॉलीथीन इज इंसर्टेड इनटू द ग्लास एंड द डायमीटर ऑफ द बेला, माने जो स्पून, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ग्लास, तो इसलिए कुछ भी बाहर नहीं गिरेगा। अब फटाफट क्या करेगा वो, इस तरह से इसको मोड़ के गांठ बांध के दे देगा एंड इसको रिमूव कर देगा ग्लास से, अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इसीलिए फिलिंग गुगनी इज इजियर विथ द ग्लास या विदाउट द ग्लास? With the glass. with With the glass. तो इसका मतलब है कि जो हमारा लंग्स है, अगर वो डिफ्लेट कर जाता ट्रैकिया, तो फिर उसमें सांस घुसाना बहुत मुश्किल होता। बिकॉज as we have already discussed these things that we don't breathe, it happens automatically। तो हम एक्चुअली सांस ले नहीं रहे हैं, अंदर अपने आप सांस जा रहा है। तो why it is so easy? Because our trachea is always open। बट फ्रॉग का क्या होता है, उसका ट्रैकिया क्लोज होता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम टाइम पे वो दोनों काम नहीं कर सकते। तो उसे ट्रैकिया खोलना पड़ेगा। तो Yes, इसलिए आइदर तो आप ब्रीदिंग करेंगे या आप ईटिंग करेंगे, समझ रहे हो? अगर आपको कुछ खाना है, अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको कुछ पीना है, तो हर चीज एक साथ नहीं होगा। वाई? बिकॉज ग्लॉटिस इज क्लोज। बट हमारे केस में हम हर चीज एक साथ कर सकते हैं, हम खाना भी खा सकते हैं, हम आपका पानी भी पी सकते हैं एंड फिर भी हम ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन हैपन साइमल्टेनियसली। एंड उसका रीजन क्या है, दैट हमें ग्लॉटिस को खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो इसीलिए हमारा नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता है, बट फ्रॉग को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। उसे जोर से हवा धकेलना पड़ता है, तब जाके ग्लॉटिस खुलेगा। ओके, इन ऑर्डर टू ओपन ग्लॉटिस दे हैव टू फोर्स एयर इनटू इट। तो समझ रहे हो? सो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी कैन ब्रीथ बाय नेगेटिव प्रेशर, तो उसका आंसर क्या है, दैट आवर ट्रैकिया इज ऑलवेज ओपन। कोई शक? नो समझ रहे हो? सर। चलिए, no, sir.
On its posterior surface, when the cartilage is absent, the trachea is covered with elastic connective tissue, a band of smooth muscle. For this reason, the posterior surface of trachea is soft, an arrangement that allows the esophagus to expand during swallowing. समझ रहे हो? आप बोलेगे सर उसको आप पूरा कर देते हैं, उसको सी शेप बनाने की जरूरत क्या है? इसीलिए ताकि ग्लॉटिस जो है आपका जो एसोफेगस है वो जब खाना स्वालो करेगा तो उसका डायमीटर बड़ा होगा ना, सेम रहेगा ना, छोटा होगा? बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि वो क्या खा रहा है, ओके, उसके आधार पे वो डिसाइड करेगा. ओके, सपोज यू आर स्वालोइंग ए बिग गुंडा ऑफ राइस, तो ऑब्वियसली आपका बड़ा स्वेलिंग होगा. ओके, एंड एक छोटा सा निगल रहे, जैसे लड़कियां क्या करती हैं, तो छोटे छोटे बिट्स स्वालो करते हैं. तो उस केस में तो समझ में आया? तो इसीलिए दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. फाइन. So when you swallow a very large mouthful of food without adequately chewing it first, the esophagus expands into the trachea a significant amount, causing a temporary feeling of discomfort until the food has passed out. मतलब सपोज कुछ ज्यादा ही बड़ा निगल लिए तो क्या होगा? माने इट में क्रिएट डिस्कम्फर्ट, क्योंकि अब सांस लिया नहीं जाएगा, क्योंकि आपका वो बंद हो जाएगा ओपनिंग. ठीक है? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक. चलिए, तो आप दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए ये जो ट्रैकियल रिंग्स हैं इसका एक और नाम क्या है? बोलिए. टिनिडिया या फिर इंटीमा. टिनिडिया या इंटीमा. तो ये कॉकरोच के साथ सिमिलर है, समझ रहे हो ना? सो लाइक दैट. सो इसीलिए अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कॉकरोच एंड मैन, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रैकिया. ओके, सो इसी तरह से रिंग्स इधर हम लिख सकते हैं नोन एज टिनिडिया और इंटीमा. समझ रहे हो? इसको टिनिडिया या इंटीमा भी बोल सकते हैं. क्लियर? चलिए, फाइन. नाउ अब जो लास्ट कार्टिलेजिनस रिंग होगा उसका शेप थोड़ा अलग सा होगा. ओके, उसको हम लोग करीना कहते हैं. ओके, द लास्ट कार्टिलेजिनस रिंग is called the carina. It is different in appearance from the other rings, forming a hook of cartilage that curves down and back. Okay, from the anterior view it forms a partial ring that surrounds the first branch of the bronchial tree. Okay, the mucosa of carina contains sensory receptors that trigger a violent cough if any foreign materials come in contact. तो ये उसका फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. समझ रहे हो कि अगर कोई फॉरेन चीज उधर तक चला गया तो एक कफ होता है, नहीं तो क्या है, वो पूरा लंग्स में चला जाएगा एंड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है जी? सो दिस इज द लास्ट कार्टिलेजिनस रिंग, उसको हम कहते हैं करीना. तो इसलिए करीना का फंक्शनल इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर लिया. राइट? तो वहीं से जैसे आपका ब्रांचिंग होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो सपोज दिस इज द ट्रैकिया एंड ये ब्रांच है, दिस इज द ट्रैकिया एंड ये ब्रांच है. तो ये जो रिंग है, सो दिस रिंग इज कॉल्ड द कैरीना. अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर कोई फॉरेन चीज इधर आके अटकता है तो इट इज फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट. Why? Otherwise it will cause trouble for the person. ठीक है? सो ये हमारा ट्री है. तो
इसी से हमारा खत्म हो जाएगा क्या, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद आ जाएगा हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।